Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about crude fiber determination. What is crude fiber and what is dietary fiber? There is difference. Let's see. Dietary fiber can be defined as sum of polysaccharides and lignin that are not digested by human digestive enzymes. Dietary fiber can be classified as soluble dietary fiber, insoluble dietary fiber, according to physical characteristics and effect on the body. The sources of dietary fiber includes of fruit, oats, barley, legumes, wholemeal bread, cereal brands, whole grain cereal, peas, vegetable and nuts. However, crude fiber is combustible residue that is left after the other carbohydrates and protein that have been removed by sequential digestion of a sample by acid hydrolysis within one with 1.25% sulfuric acid is used for the extraction of sugars and starch followed by alkaline hydrolysis with 1.25 percent sodium hydroxide which removes proteins and some हेमीसेलुलोज एंड लिग्नन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. अच्छा, ऐसा है कि ये जो डाइटरी फाइबर है इट इज़ अ सम ऑफ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर. जबकि वो अमाउंट ऑफ फाइबर जो हमारे पास मतलब इनिशियली जब आप कुछ भी कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज़ डाइटरी फाइबर. जबकि क्रूड फाइबर वो है जो एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस के बाद हम डिटर्मिन करते हैं एंड दैट इज़ नॉट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द डाइटरी फाइबर दैट वन कंज्यूम आर जो किसी भी प्रोडक्ट में एक्चुअली प्रेजेंट होती है. क्रूड फाइबर वो होता है जो हम डिटर्मिन करते हैं और रफ एस्टिमेट होता है एक्चुअल डाइटरी फाइबर का. ठीक है. डाइटरी फाइबर के सोफिस्टिकेटेड मेथड्स भी हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह करेंगे जिसमें हम सेपरेट जो है वो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर लेते हैं. लेकिन जब हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं वहाँ पर हम क्रूड फाइबर डिटर्मिन करते हैं जो कि आप नेक्स्ट प्रोसेस में आपको डिफ़ाइन करती हूँ और कंप्लीट बताती हूँ. डाइटरी फाइबर में डिटर्मिनेशन जिसमें हम सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल करते हैं वहाँ हमें थोड़ा एक्चुअल एस्टिमेट मिलता है डाइटरी फाइबर का. जबकि क्रूड फाइबर जो होता है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन जिसमें जब हम इसको एसिड के साथ या बेस के साथ ट्रीट करते हैं प्लस जब हम इसकी चेयरिंग करते हैं तो बहुत सारा डाइटरी फाइबर जो है वो इसमें लॉस्ट भी हो सकता है, इसलिए हम उसको क्रूड फाइबर डिटर्मिनेशन करते हैं. लेकिन चूंकि क्रूड फाइबर डिटर्मिनेशन जो है वो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस नहीं है और उसमें कोई बहुत स्पेशलाइज्ड केमिकल्स और इक्विपमेंट्स ज़रूरी नहीं होते, इसलिए सिंपल लैब स्केल के ऊपर जो है वो इसकी डिटर्मिनेशन भी हमें एस्टिमेट दे देती है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कितना फाइबर प्रेजेंट है. The method to determine crude fiber consists of acid and alkali digestion method. Students simply आपको एक बात बताती हूँ. जो crude fiber determination है वो ऐसी है कि सबसे पहले आपने वाटर रिमूव करते हैं जब किसी भी सैंपल में से प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं. वाटर रिमूव किया उसके बाद आपने उसकी प्रोटीन डाइजेशन की. जब प्रोटीन डिटर्मिनेशन कर ली तो आपके पास जो रेजिड्यू बचा प्रोटीन डिटर्मिनेशन के बाद उस रेजिड्यू में से आपने फ़ैट रिमूव की. आइदर आप फ़ैट रिमूव पहले कर लें या प्रोटीन पहले, लेकिन आपने डीफैटेड डी प्रोटीनाइज नाइट्रोजनस डी नाइट्रोजनस सैंपल लेना है. ठीक है. तो बाद में जो उस रेजिड्यू के अंदर दो चीज़ें रह जाती हैं, एक उसके अंदर मिनरल कंटेंट यानी ऐश और दूसरा उसके अंदर फाइबर कंटेंट. तो बेसिकली जब हम डायरेक्ट फाइबर डिटर्मिन करते हैं तो उसमें पहले हम एसिड और अल्कली से डाइजेशन करते हैं. जो अल्कली डाइजेशन है इससे सैंपल डी फैट हो जाता है. जो एसिड है उससे सैंपल जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है. तो नाइट्रोजन भी रिमूव हो गई और उसके अंदर जो है वो फैट भी रिमूव हो गई अल्कली डाइजेशन से. तो रह गया हमारे पास उसके बाद जो हमारे पास रह जाता है वो फाइबर और ऐश है जिसको हम फर्दर डिटर्मिन कर लेते हैं. ओके, यहाँ पर AOAC के मेथड भी हैं टोटल इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल फाइबर डिटर्मिनेशन में. यहाँ पर हम टोटल क्रूड फाइबर डिटर्मिन करेंगे. The remains will be crude fiber and ash which is removed. Crude fiber contains cellulose, hemicellulose and lignin. Cellulose and hemicellulose are
Semicellulose are both partially digestible, but lignin is not digestible. During the acid and subsequent alkali treatment, oxidative hydrolytic degradation of native cellulose and considerable degradation of lignin occur. This is a thing that I was telling you, the difference between dietary fiber and क्रूड फाइबर. यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन होती है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ फाइबर फिर हमें नहीं देती. So the residue obtained after final filtration is weighed, incinerated, मतलब वो उसको हम जो है वो बर्न कर लेते हैं, कूल करते हैं और दोबारा से वे करते हैं. The loss in weight gives the crude fiber content. This experiment aims to determine the crude fiber content of food sample and to understand the principle of the separation of fiber from other food components using acid and alkali digestion method. Why we do determine the fiber content? First of all, like if the food high in proportion of fiber, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अल्टीमेटली लो होती है, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा, क्योंकि फाइबर जो है ये बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, उसके अंदर प्रोटीन कम होगी, जैसे जैसे उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट जो वो फाइबर कंटेंट बढ़ता जाएगा. The human will not able to digest cellulose in their digestive system because they don't have the cellulase enzyme that is necessary for the digestion of cellulose. Estimated crude fiber in order to ensure that no deceive of food and products due to additives or other alternatives. Third one, estimated fiber in book in foods to know the quality and specification for these foods. Fiber estimate is considered a good indicator on the amount of food freshness like vegetables. जैसे जैसे जो है वो एजिंग बढ़ती है, मेच्योरिटी बढ़ती है, तो वहाँ पर फाइबर की क्वांटिटी में इजाफा होता है. Estimate the fiber and not the color and ash is the real indicator of purity of the flour. यानी हम जब किसी कोई फ्लोर जो है उसकी जो है वो एक्चुअल उसके अंदर कितने परसेंट फाइबर मौजूद है, वो भी हमें उसकी क्वालिटी इंडिकेटर होता है. साइंटिफिक बेसिस क्या है? द सैंपल फ्री ऑफ फ्रॉम मॉइस्चर एंड फैट इज डाइजेस्टेड फर्स्ट बाय अ वीक एसिड एंड देन बाय अ वीक बेस. यही इसका एक जो है वो साइंटिफिक बेसिस है, और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि फैट मॉइस्चर फ्री, फैट फ्री, protein free sample. There are some points that must be taken into account in food sample when estimating the crude fiber. The sample of food should be ground finely or crushes by easy interaction with chemicals. Extract the fat from food before estimating the crude fiber to facilitate the process of digestion and filtration. Partially drying the sample from moisture if the rate high in the sample, जैसे मिल्क का सैंपल है उसमें अगर आपने फाइबर कंटेंट डिटरमिन करने हैं तो आप उसको कंप्लीट डिहाइड्रेट नहीं करेंगे, पार्शली कर देंगे, क्योंकि वो सेपरेट आपके मज़ीद रिसोर्सेज यूज़ होते हैं. हेयर इज़ अ सिंपल डायग्राम. सबसे पहले आपके पास ड्राई मैटर होता है यानी फैट मॉइस्चर फ्री, उसको क्रूड प्रोटीन और ईथर एक्सट्रैक्ट मतलब फैट कंटेंट निकाल लेने हैं आपने. आपने यहाँ पर जो है क्रूड प्रोटीन नाइट्रोजन डिटरमिन कर लेनी है, और वो जितनी भी नाइट्रोजन आपके पास जो बाकी उसके अंदर सैंपल रह जाता है ना, बोरिक एसिड के अंदर जो है वो आ जाती है आपकी नाइट्रोजन, लेकिन वो पीछे से जो सैंपल रह गया था आपके पास जो आपने डाइजेस्ट किया था, वो वाला सैंपल जो है उसको आपने सबसे पहले फैट डिटर्मिनेशन करनी है, उसके बाद प्रोटीन डिटर्मिनेशन, फिर उसको फिल्टर कर लेना है. फिर उस सैंपल में हम कहते हैं कि क्रूड फाइबर और ऐश है. फिर जो कोई उसके अंदर रह जाएगी चीज़, उसको आपने फर्दर जो है वो कम्प्लीटली जो है एसिड बॉयल एसिड में और अल्कली में. ये प्रोटीन डिटर्मिनेशन इस ड्राई मैटर की हमने अलग से की है. यहाँ पर सिर्फ फैट फ्री सैंपल है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसीलिए उसको एसिड और अल्कली से बॉयल कर रहे हैं हम, कि उसको हम प्रोटीन फ्री करें. फिर यहाँ पर जो हमारे पास एसिड और अल्कली के साथ बॉयल करने में हमारे पास जो नाइट्रोजन थी वो कन्वर्ट हो गई थी, प्रोटीन वाली नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई थी अमोनिया में और लिब्रेट हो गई थी. तो हमारे पास क्रूड फाइबर और ऐश है. यहाँ से हम बर्निंग करेंगे तो हमारे पास एक क्रूड फाइबर आ जाएगा और एक ऐश आ जाएगी. लेट्स सी हाउ. Weigh out 2 to 3 gram of defatted dry sample, place in the flask, add 200 ml boiling sulfuric acid solution. कंसनट्रेशन जो है 1.25% होनी चाहिए. अगर 5% हो तो हम ओनली 50 ml, मतलब इट्स ऑब्वियस. And 150 of the distilled water until the concentration reduces,
मतलब अगर हमारे पास जो है वो आप सिर्फ ये देखें कि 200 ml बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड डालना है एट 1.25% पे। अटैच द कंडेंसर एंड ब्रिंग टू बॉइलिंग पॉइंट इन 1 मिनट, इफ़ नेसेसरी एड एंटी फोम, क्योंकि इससे फोमिंग होती है। बॉयल फॉर एग्जैक्टली 30 मिनट, मेंटेनिंग द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कांस्टेंट बाय एड हीट डिस्टिल्ड वाटर एंड swirling flask periodically to remove particles adhering to the side. नेक्स्ट आपने क्या करना है, लाइनिंग द बुचनर फनल विद द फिल्टर पेपर एंड बॉइलिंग वाटर, and at the same time, at the end of the boiling period, remove the flask, let rest 1 minute and filter the content carefully using suction or vacuum. Filtration should be carried out in less than 10 minutes. Wash the filter paper with boiling water. Next, transfer the residue to the flask using a retort containing 200 ml of boiling sodium hydroxide solution and boil for 30 minutes. As in this step, the usefulness of the basic solution is to analyze the part of the nitrogen in protein and making sponification with the fat. जो भी उसके अंदर फैट कंटेंट रह गए हैं उसकी स्पॉनिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर जो आपने सैंपल लिया है वो डायरेक्ट फैटेड सैंपल लिया है, लेकिन फिर भी जो उसके अंदर थोड़ा बहुत फैट कंटेंट रह गया है उसकी स्पॉनिफिकेशन हो जाएगी, और कुछ जो एसिड डाइजेशन में नाइट्रोजन रह गई थी उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो इस बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। Preheat the filtration crucible with boiling water and carefully filter the hydrolyzed mixture after letting it rest for 1 minute. जब यहाँ पर ये आधा घंटा पूरा 30 मिनट तक जो है वो बॉइलिंग हो जाए, उसके बाद 1 मिनट रेस्ट के बाद उसको आपने जो है वो फिल्टर कर लेना है। फिर जो रेजिड्यू होता है फिल्टर पेपर के ऊपर उसको वॉश करना है बॉइलिंग वाटर के साथ विद द HCl सोल्यूशन एंड देन अगेन विद बॉइलिंग वाटर। पहले आपने, क्योंकि ये अल्कली स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ वॉश हुआ था, पहले आपने वाटर के साथ करना है, फिर आपने HCl के साथ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर बॉइलिंग वाटर के साथ। फिनिशिंग विद 3 वॉशेज विद पेट्रोलियम ईथर, प्लेस द क्रूसिबल। उसके बाद उसको मज़ीद डीफैट करने के लिए पेट्रोलियम ईथर से 3 वॉशिंग देनी है। Place the crucible in the oven set at 105 degree centigrade for 12 hours, then cool in the dryer. उसके बाद आपने ओवन के अंदर जो है उसको क्विकली वे द क्रूसिबल विद द रेजिड्यू इनसाइड, डू नॉट हैंडल देम एंड प्लेस इन द क्रूसिबल फर्नेस। सबसे पहले इसको वे करना है आपने, ये क्रूसिबल जो है आपने जो रेजिड्यू आया था उसको आपने वे करने के बाद ड्राई हो गया, ड्राई मॉइस्चर या जितना भी एसिड कंटेंट है वो इसमें से निकाल लेना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इस क्रूसिबल को वे कर लेना है, ठीक है। वे करने के बाद आपने इंस्टेंटली उसको रख देना है फर्नेस में 3 घंटे के लिए और उसकी कंप्लीट चारिंग कर लेनी है। उसके बाद अगेन इसको निकाल के वे कर लेना है। तो ये हमारे पास क्रूड फाइबर कंटेंट कंसंट्रेशन आ जाएगी 100% है ये, सॉरी 100 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज है ना, इसलिए 100 से। सबसे पहले जो आपके पास एंड वाला जो ड्राई रेसिड्यू आया है ए माइनस बी वेट ऑफ द क्रूसिबल विद एश, ये वो ड्राई रेजिड्यू था जो हमारे पास यहाँ पर आया था। इस 6 नंबर पॉइंट पे जो हमारे पास आया था उसको हम बी कहते हैं, सॉरी उसको हम ए बोलेंगे रेजिड्यू। ये हमारा ए है नंबर 6 पे, और नंबर 7 पे हमारे पास बी जो आफ्टर सिर्फ ऐश का वेट है जो फर्नेस में रखने के बाद, ए माइनस बी रेजिड्यू जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसमें ऐश और क्रूड फाइबर दोनों हैं। तो ए मतलब रेजिड्यू माइनस हमारे पास जो ऐश है, तो हमारे पास टोटल क्रूड फाइबर कंटेंट आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट के साथ, वेट ऑफ द सैंपल, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास सैंपल में वेट परसेंटेज ऑफ क्रूड फाइबर आ जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट क्रूड फाइबर कंटेंट। फॉर क्वेश्चंस आई विल टॉक टू यू ऑन Zoom ऑनलाइन मीटिंग। थैंक यू।